नमस्कार साथियों। आज हम आधुनिक काल में प्रवेश कर रहे हैं। आधुनिक काल के साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास और भाषाई विकास को देखेंगे। साथ ही साथ आधुनिक काल में जो काव्यगत प्रवृत्तियां रही हैं, कविता का विकास रहा है, चाहे भारतेंदु युग हो, द्विवेदी युग, छायावाद हो, छायावाद के बाद का काल हो, प्रगतिवादी युग हो, प्रयोगवादी काल हो, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको मैं क्लासरूम में भी बताती रही हूँ कि आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 से माना जाता है। यह काल अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहा। इस काल में हिंदी साहित्य का चतुर्मुखी विकास हुआ। इस काल में सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों के फलस्वरूप हिंदी काव्य जगत में नई चेतना और विचारों में नए परिवर्तन दिखाई दिए। तो जो ये चेतना और ये परिवर्तन है, ये साहित्य को कैसे बहुआयामी बनाता है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। इस काल में धर्म, दर्शन, कला, साहित्य सभी के प्रति नए दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ। साथियों, आधुनिक कविता के हिंदी कविता के विकास क्रम को अगर हम विभिन्न विद्वानों, आलोचकों और इतिहासकारों की वर्गीकृत रूप को अगर देखें, उनके सर्वमान्य स्वरूप को अगर परखें, आकलन करें, तो इस विकास को हम कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। 1850 के बाद का 1900 तक का समय भारतेंदु युग में माना जाता है, भारतेंदु युग के लिए, कविता के विकास के लिए। 1900 से 1920 तक का समय द्विवेदी युग की कविता के विकास के लिए। 1920 से 1936 ईस्वी तक का समय छायावादी युग के लिए, और 1936 से 1943 तक, 43 जिसे आप कहते हैं, 1936 से 1943 तक प्रगतिवादी युग के रूप में इसे हम विभाजित कर सकते हैं। प्रगतिवाद के बाद नया प्रयोगवाद आया, और प्रयोगवाद के बाद नई कविता। 1943 से 1950 तक के समय को हम प्रयोगवादी युग कहते हैं, और 1950 से आज तक, अब तक जो कुछ भी लिखा जा रहा है, यह नई कविता के रूप में लिखा जा रहा है। तो साथियों, इस व्याख्यान में ये व्याख्यान मेरे बीए प्रोग्राम प्रथम वर्ष के हिंदी इलेक्टिव के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि वे हिंदी का विकास और साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, और साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल में मैं आपका प्रवेश करा रही हूँ। और आधुनिक काल में भी हिंदी कविता के विकास को, जो क्रमिक विकास अभी मैंने आपको गिनाया, उस समय का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, उसको नोट भी रखेंगे, और उस क्रमिक विकास को कैसे प्रवृत्तियां बदलीं, परिस्थितियां किस तरह की रहीं, युग का क्या मिजाज और तेवर रहा, उस सब पर मैं विशद चर्चा करूंगी। साथियों, भारतेंदु युग हिंदी कविता का जागरण काल कहलाता है। इस युग को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस युग में देश उद्धार, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम, अतीत गरिमा, इन सब विषयों की ओर विशेष ध्यान दिया गया, और कवियों की वाणी में राष्ट्रीयता का स्वर प्रमुख रहा। जैसे भक्तिकाल तक जब मैं पढ़ा रही थी, तो आपको बताया था कि वहाँ भक्ति, प्रेम, आस्था, विश्वास, है ना, रहस्य, यह सब कुछ प्रमुख था। अलौकिक भावना, अलौकिक वर्णन, यह सब प्रमुख था। यहाँ पर आकर आपको कवियों की वाणी में राष्ट्रीयता का स्वर अधिक प्रखर रूप में दिखाई देगा। चाहे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हों, चाहे वो प्रताप नारायण मिश्र हों, चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन हों, लाला सीताराम हो, और ऐसे कई सारे रचनाकार रहे हैं जो भारतेंदु युग में उनके साथ भारतेंदु के स्वर में स्वर मिला रहे थे, भारतेंदु के समकालीन कवि थे, कविता के विकास में, क्रमिक विकास में सहायक थे। साथियों, द्विवेदी युग में खड़ी बोली कविता, मतलब तब तक, इससे पहले यानी आधुनिक काल से पहले ब्रजभाषा कविता की भाषा थी, है ना। आप देख रहे थे अवधी ब्रजभाषा, ये कविता की भाषा थी पूरा मध्यकाल में। आधुनिक काल में आकर सभी विचारों की, चाहे वह राष्ट्रीय विचार हों, चाहे वो देश प्रेम से जुड़े हुए विचार हों, या जन जागृति के विचार हों, कविता कमतर लगने लगी, और गद्य का विकास हुआ। और गद्य की भाषा, गद्य के प्रचार प्रसार की भाषा कौन सी बनी? खड़ी बोली।
तो द्विवेदी युग में आकर भारतेंदु तक तब भी ब्रजभाषा चल रही थी साथ के साथ, और खड़ी बोली भी। अब खड़ी बोली का क्योंकि की शुरुआत हो चुकी थी और गद्य और पद्य में रचनाएं की जा रही थी। भारतेंदु ने खुद बहुत सारे क्या कह सकते हैं नाटक, गद्य साहित्य लिखा है। तो भारतेंदु के साथ साथ ही खड़ी बोली की शुरुआत हो चुकी थी। खड़ी बोली का प्रचार प्रसार विशेष रूप में हम अगर किसी को उसका श्रेय देंगे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को। द्विवेदी युग में आकर खड़ी बोली कविता की संवाहिका बनी और कविता की भी भाषा बनी। आप देख रहे हैं, मैंने भारतेंदु ने उसे पद्य और गद्य की भाषा बनाई थी, जबकि द्विवेदी युग में आकर यह कविता की भी भाषा बनी, खड़ी बोली। काव्य में सामाजिक और पौराणिक विषयों पर तो लिखा ही गया, चाहे वो श्रीधर पाठक हों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तो इसके प्रवर्तक ही थे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हों, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त हों, गया प्रसाद शुक्ल और रामचरित उपाध्याय, राम नरेश, इस तरह के कुछ कवियों का नाम हम दे सकते हैं जो द्विवेदी युग में प्रखर रूप से, मुखर रूप से अपनी काव्य रचना कर रहे थे। अभी मैं विस्तार में न जाकर आपको आधुनिक की काव्य प्रवृत्तियों पर, आधुनिक काल की काव्य प्रवृत्तियों पर प्रवेश करा रही हूँ। तीसरा युग जो मैंने बताया आपको 1920 से 1936 तक का, ये युग था हिंदी कविता में आधुनिकता और नवीन युग के सूत्रपात। इन सब का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो छायावाद को जाता है। हिंदी साहित्य में छायावाद द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्ति के प्रतिक्रिया स्वरूप, प्रतिक्रिया कहते हैं बेटा, एक्शन का रिएक्शन होता है, तो द्विवेदी युग में जो कुछ भी रचा जा रहा था उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद की उपज है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में है। एक तो कवि उस अनंत अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर छायामयी भाषा, चित्रमयी भाषा, छाया और चित्र एक ही बात है, चित्रमयी भाषा में प्रेम के अनेक प्रकार की व्यंजना कर रहा था। दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। इसलिए छायावाद के दो मायने, रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद से दो मायने निकाले। ऐसे ही डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, बिंब प्रतिबिंब भाव। ऐसा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा कि यही छायावाद है। परमात्मा प्रतिबिंबित होता है जीवात्मा में, प्रकृति में, और प्रकृति प्रतिबिंबित होती है परमात्मा में। छायावाद के प्रमुख प्रवृत्तियों पर अगर हम बात करें तो तीन प्रकार की बात बहुत ज़रूरी है, चाहे वह विषय से संबंधित हो, चाहे वह विचार से संबंधित हो और शैली से संबंधित हो। बल्कि हम हर युग की काव्यगत प्रवृत्तियों को इन्हीं तीन बिंदुओं से आकलन करेंगे, जांचेंगे, परखेंगे। ठीक, तो पहला मैंने क्या कहा, विषयगत प्रवृत्ति, दूसरा मैंने कहा विचारगत प्रवृत्ति, और तीसरा मैंने कहा शैलीगत प्रवृत्ति। अब आप विषयगत प्रवृत्ति को अगर विस्तार में देखेंगे तो विषय की दृष्टि से छायावादी युग में तीन प्रकार की अभिव्यक्ति हुई। नारी सौंदर्य और प्रेम का चित्रण, प्रकृति सौंदर्य और प्रेम की अभिव्यंजना, अलौकिक प्रेम या रहस्यवाद। छायावाद में आप रहस्यवाद का पुट पाएंगे। जब विषय की बात होती है, यानी कॉन्सेप्ट की बात होती है, कंटेंट की बात होती है, तो विषय की दृष्टि से छायावाद में तीन तरह की रचनाएं हुई। एक नारी का सौंदर्य था और उसके प्रेम का चित्रण, नारी के इर्द गिर्द ही और उसके स्वरूप, सौंदर्य और प्रेम का चित्रण। दूसरा, नारी प्रकृति के रूप में भी है तो प्रकृति के प्रेम और सौंदर्य का चित्रण, उसका अभिव्यंजना। और तीसरा है अलौकिक प्रेम, उस परम पुरुष से प्रेम, है ना, उस प्रियतम से प्रेम, परमात्म से प्रेम। तो परमात्म से प्रेम जो है वह रहस्यवाद का रूप लेगा। पहले को मैं थोड़ा विस्तार देती हूँ। नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण में छायावादी कवियों ने सौंदर्य के स्थूल चित्रण के बजाय सूक्ष्म प्रभाव को बढ़ाया। स्थूल चित्रण कहाँ देखने को मिल रहा था, मैंने आपको पढ़ाया था रीतिकाल में।
सुरसुरा सुंदरी, इन्हीं के इर्द गिर्द सारा साहित्य रचा गया था। तो वो वहाँ पर सौंदर्य और प्रकृति भी हो या स्त्री भी हो, इनके स्थूल शारीरिक सौंदर्य का वर्णन हो रहा था, चित्रण हो रहा था। यहाँ आकर नारी सौंदर्य और प्रेम जो है अपनी सूक्ष्म प्रभाव को दिखाता है, उसकी अभिव्यंजना होती है। अब प्रेम के क्षेत्र में कोई रूढ़ी हो, मर्यादा हो या नियमबद्धता हो तो वह प्रेम नहीं है। प्रेम रूढ़ी नहीं मानती, प्रेम कोई गरिमा मर्यादा नहीं मानती और प्रेम नियमबद्धता नहीं स्वीकार करती। प्रेम की दूसरी विशेषता है पर्सनलाइज मतलब जब मैं कह रही हूँ कि लव इज़ पर्सनल वैयक्तिक, तो ये वैयक्तिकता भी छायावादी काव्यगत विशेषताओं की पहली खूबी है। हिंदी में पहले भी श्रृंगारी कवियों ने प्रेम पर बहुत कुछ लिखा, प्रेम का वर्णन हुआ, प्रेम मार्गी कवियों ने तो किया ही, आपने सगुण और निर्गुण पढ़ा मेरे साथ, और सूफियों ने भी और संतों ने भी प्रेम पर बखूबी बहुत अच्छा गुणगान किया, बखान किया। प्रेम मार्गी कवियों को छोड़कर सबने राधा, पद्मिनी, उर्मिला, यशोधरा, इन सबको भले माध्यम बनाया, पर इन सबके माध्यम से निजी प्रेमानुभूति का वर्णन किया, ठीक है। पर छायावादी कवियों ने प्रेमानुभूति को केवल निजी नहीं रहने दिया। इनका प्रेम सूक्ष्म तो है, श्रृंगार के स्थूल क्रियाकलापों को से ये बचते हैं, श्रृंगार के यानी संयोग के स्थूल क्रियाकलापों का निषेध करते हैं और सूक्ष्म भाव दशाओं का उद्घाटन करते हैं। यानी ये डिफरेंस आपको हमेशा ध्यान में रखना है क्या, कि छायावादी कवियों ने प्रेम अनुभूति का वर्णन तो किया, निजी प्रेम अनुभूतियों का भी वर्णन किया, लेकिन इनका प्रेम और सौंदर्य स्थूल नहीं था, सूक्ष्म था, और स्थूल क्रियाकलापों का निषेध कर ये सूक्ष्म भाव दशाओं का उद्घाटन करना प्रधान समझ रहे थे। साथियों, ये चौथी विशेषता है इनकी जो प्रणय गाथा है, यानी प्रेम का निरूपण, इसमें असफलता, वियोग, विछोह, निराशा अधिक है। प्रेम, देखिए, संयोग से ज़्यादा ज़रूरी वियोग को इन्होंने माना। अब ये कहाँ जाकर जुड़ते हैं? प्रेम मार्गी कवियों के द्वारा, लव इज़ गॉड। सूफी फ़कीरों ने भी तो यही कहा था कि विशिष्ट योग होता है वियोग, यानी बिछोह की स्थिति में, विरह की स्थिति में ही प्रेम की क्या कह सकते हैं, जांच हो सकती है। प्रेम कितना प्रखर है, कितना तीव्र है, इसकी जांच जो है वह तो वियोग में ही हो सकती है। यानी प्रेम निरूपण में सबसे अधिक सफलता इन्हें विरह अनुभूति के वर्णन में मिली, कि नहीं, छायावादी कवियों को। इसके बीज लेकिन कहाँ मिल रहे थे? सूफी फकीरों में। अच्छा, अब जैसे आपने स्त्री का सौंदर्य और प्रेम देखा, अब आप प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम की बात करें तो प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम में जो व्यंजना की जा रही थी, जो अभिव्यक्ति की जा रही थी, प्रेम का वर्णन छायावादी कवियों की श्रृंगारकता को, यानी प्रकृति कभी उद्दीपन है, कभी आलंबन है, और विचार उत्तेजन, भाव उत्तेजन तो है ही। तो उत्तेजना तो देती है प्रकृति, लेकिन वह आलंबन भी बनती है और उद्दीप्त भी करती है प्रेम के भाव को। यानी प्रकृति में जो नारी है, जो प्रेयसी है, इन दोनों छवियों को, छवि क्या कहते हैं, उनके सौंदर्य को देखकर पत्तों, फूलों, है ना, घटाओं, लताओं, भ्रमर, भंवरे के गुनगुन में, पायल की छुन-छुन में, झनकार में, मधुर आलाप में, यह इस सब जगह पर दरअसल प्रकृति ही है जो भाव उद्दीपक भी बनती है, भाव का आलंबन भी बनती है, और इसका पूरा मानवीकरण किया। यानी साथियों, इसको विशेष रूप में आप ध्यान देकर समझेंगे क्या, कि प्रकृति उनके लिए स्त्री स्वरूपा थी। जैसे स्त्री सुंदर होती है, स्त्री आकृष्ट करती है, स्त्री का सौंदर्य उद्दीपन, उत्तेजना देता है, उद्दीप्त करता है, ठीक ऐसे ही प्रकृति का मानवीयकरण किया, उसे सचेतन माना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो पॉइंट टू बी नोटेड, इसको बहुत महत्वपूर्ण ढंग से आप लेंगे कि जैसे स्त्री सचेतन प्राणी है, ठीक ऐसे ही छायावादी कवियों के लिए प्रकृति भी सचेतन है, तो उसका मानवीकरण किया।
अच्छा, अब विषय की दृष्टि से हम देख रहे थे, विषय की दृष्टि से नारी के सौंदर्य और प्रेम को देखा आपने, विषय की ही दृष्टि से आपने प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम को देखा। अब अलौकिक प्रेम को समझ लें। अलौकिक प्रेम या रहस्यवाद, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद ने लिखा प्रेम पथिक, आंसू लिखा, इस सब में सबसे अधिक अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। रहस्यवाद में पहले वियोग, मतलब वियोग महत्वपूर्ण है। ये आपने कबीर में भी देखा था, संत कवि, निर्गुण कवि कबीर में भी देखा था कि राम के भरतार वो प्रियतम 84 लाख योनियों में जीवात्मा बार बार जन्म लेती है, इस आवागमन में उस प्रियतम के बिछोह के दर्द को सहती रहती है। यहाँ भी रहस्यवाद है, यहाँ भी वियोग संयोग से बेहतर है। छायावाद में इसके विपरीत ये आप देखेंगे कि जो विचारगत प्रवृत्तियां छायावाद में दिखाई दे रही हैं कि दर्शन के क्षेत्र में छायावाद, अद्वैतवाद दिखाई दे रहा है। धर्म के क्षेत्र में रूढ़ियों और बाह्याचारों से मुक्ति की छटपटाहट है ना, मानव हित का चिंतन है। ठीक, रूढ़ियों और बाह्याचार जो हैं, यानी तमाम तरह के कर्मकांड जो हैं, इनसे मुक्ति और मानव हित चिंतन की बात है। समाज के क्षेत्र में समन्वयवाद ला रहे हैं छायावादी कवि। राजनीति के क्षेत्र में वे अंतर्राष्ट्रीय और विश्व शांति की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं छायावादी कवि। पारिवारिक और दाम्पत्य प्रेम और उसके जीवन में दरअसल हृदय परिवर्तन की बात करते हैं। हृदय महत्वपूर्ण है, मस्तिष्क से अधिक हृदय का स्थान महत्वपूर्ण मानते हैं। और साहित्य के क्षेत्र में व्यापक कलावाद और सौंदर्यवाद के हिमायती हैं छायावादी कवि। शैलीगत दृष्टि से आप देखें, शैली मतलब भाषा, शैली मतलब स्टाइल, तो छायावादी शैली की प्रमुख विशेषताओं में आप मुक्तक गीत शैली देखेंगे। मुक्त मुक्त छंद होंगे, गीत होंगे, और वे मुक्त अपने आप में भरपूर हैं, पूरे हैं। मुक्त कहने का मतलब ही हुआ कि वो अब छोटे आकार की ज़रूर हैं, लेकिन वो अपने आप में भरपूर हैं, पूरी हैं। प्रतीकात्मकता यानी सिंबॉलिक दिखाई देगा आपको कविता पूरी, और प्राचीन और नवीन अलंकारों का बहुत अधिक मिश्रण और सफल प्रयोग भी दिखाई देगा। और इनकी पदावली जो है वो संस्कृत निष्ठ है, चाहे जयशंकर प्रसाद हो, निराला हो, महादेवी वर्मा हो, सुमित्रा नंदन पंत हो, सभी तमाम विशिष्ट छायावादी कवियों में ये कोमल कांत संस्कृत निष्ठ पदावली आपको विशेष रूप से दिखाई देगी। प्रमुख कवियों में 4 स्तंभों को तो मैंने आपको गिनाया ही, क्योंकि ये 4 वो बड़े स्तंभ हैं जिन पर पूरा छायावाद टिका हुआ है। चाहे वे जयशंकर प्रसाद हैं, चाहे वो सुमित्रा नंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, और महादेवी वर्मा हैं, जिनमें प्रसाद जी को ही हम नेतृत्व करता हुआ दिखाते हैं। तो इन कवियों की कुछ रचनाओं के बारे में आप जान लीजिएगा। जैसे जयशंकर प्रसाद की कामायनी बहुत महत्वपूर्ण है, लहर, आंसू, झरना, और सुमित्रा नंदन पंत जी की कुछ महत्वपूर्ण संग्रह पल्लव, गुंजन, वीणा, उच्छ्वास, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी परिमल, अनिमा, अनामिका, तुलसीदास बहुत महत्वपूर्ण है। महादेवी वर्मा को भी आप इसमें ले सकते हैं, और महादेवी वर्मा की रश्मि, नीरजा, निहार या सांध्य गीत, तो ये कुछ रचनाएं महत्वपूर्ण रही हैं जो छायावाद को शिखर पर ले जाती हैं, छायावादी काव्य प्रवृत्तियों को आपके सामने उद्घाटित करती हैं। साथियों, छायावाद के साथ ही रहस्यवाद बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में चिंतन के क्षेत्र में जो कुछ अद्वैतवाद है, दरअसल भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। अब इसे आपको समझने की जरूरत है। रहस्यवाद यानी जो कुछ भी लोक में है, प्रेम, प्रकृति, स्त्री, सौंदर्य, दरअसल वह प्रतिबिंबित है उस परम पुरुष से। आप इसे समझें, उस परम पुरुष से प्रतिबिंबित है, मतलब प्रियतम का सौंदर्य, रूप सौंदर्य, प्रियतम का प्रेम बिंब प्रतिबिंब भाव में प्रकृति में दिखाई देता है, स्त्री में दिखाई देता है। स्त्री स्वयं क्या कह सकते हैं, परम पुरुष की छाया है, इसलिए छायावाद। ठीक है, अगले व्याख्यान में मैं थोड़ा सा प्रगतिवाद पर विचार करूंगी। तब तक के लिए शुक्रिया। बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ सुधा उपाध्याय चैनल में।